अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी है ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले बात करेंगे प्लानिंग की। प्लानिंग एंड डिफाइनिंग स्कोप। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि वो इंश्योर करे कि क्या उसके गोल्स हैं। ठीक है, उसने करना क्या, गोल्स क्या हैं। डू नॉट रश द प्लानिंग प्रोसेस। वो प्लानिंग प्रोसेस को जो है कभी भी स्किप नहीं कर सकता। यूज इंफॉर्मेशन सिस्टम हिस्टोरिकल डाटा जो उसने आईएएस के अंदर पहला उसका प्रीवियस डाटा पड़ा हुआ है, उन प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनको एक्सप्लोर करे। परमिट ऑल क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की लिस्ट बनाए, उनके आंसर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करे। सीक टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करे। फोकस ऑन कस्टमर्स नीड नॉट द टेक्निकल वंस। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए कस्टमर की नीड है। रिकॉग्नाइज दैट ऑल द ऑपरेशनल एरियाज आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। सब एरियाज को वो इक्वल इंपॉर्टेंस दे। ये ना हो कि किसी को इग्नोर कर दे, किसी एक्टिविटी को बहुत ज्यादा टाइम दे दे। रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर। तो कस्टमर जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसको चाहिए कि वो एक्टिविटी की प्लानिंग करे, और प्लानिंग किस तरीके से करेगा। बी प्रिपेयर टू रन मीटिंग्स। मीटिंग्स के लिए हर वक्त उससे रेडी रहना चाहिए। असाइन रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्ट एक्टिविटी सीक्वेंसेस, उनको बनाए। डिफाइन प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट कि क्या चीज़ उसने परचेज करनी है, उनकी लिस्ट बनाए अपने पास। इंश्योर द ऑपरेशनल मैनेजर्स गैदर अप्रोप्रिएट डाटा। ठीक है, और उनको जो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डाटा रिक्वायर्ड है उसको वो गैदर करें। डिफाइन प्रोजेक्ट एक्टिविटी कॉन्स्टेंट्स एंड एजम्पशंस। जो जो उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स उन्होंने फॉलो करने हैं, जो रिस्क आ सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाए। डिटरमिन स्किल रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज़। ये डिसाइड करे कि इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे मेरी टीम के अंदर क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, किसी को कोई ट्रेनिंग वगैरह की तो जरूरत नहीं है। डेवलप कॉस्ट एस्टिमेट, और कॉस्ट भी एस्टिमेट करनी है उसने। उसके बाद उसे इस्टेब्लिश करना है प्रोजेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। स्टैब्लिश प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बेंचमार्क्स एंड स्टैंडर्ड्स। किन किन स्टैंडर्ड्स को मीट करेगा इनका प्रोजेक्ट। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। रिस्क मैंने पहले बात की कि रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं उसने। इंश्योर देयर इज अ वायबल क्वालिटी सिस्टम प्रोग्राम। आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड्स दैट कैन इम्पैक्ट द प्रोजेक्ट। उन स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करें। लिंक बजट आइटम्स विद एक्टिविटीज कि किस तरीके से कौन सी एक्टिविटी के ऊपर कौन कितना बजट मेरा रिक्वायर्ड है। ठीक है। रिमेंबर कस्टमर्स नीड्स कम फर्स्ट। फिर वही बात, कस्टमर की ज़रूरियात को सबसे पहले रखे। राइट द कंप्रीहेंसिव एक्टिविटी प्लान। तो उसको एक चाहिए कि एक डिटेल्ड प्लान उसका होना चाहिए। देन उसने रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी है कि कौन कौन से रिसोर्स कैसे कैसे मैंने यूटिलाइज करने हैं। असिस्ट ऑपरेशनल मैनेजर्स ऑन रिसोर्स इश्यूज। आप अपना जो ऑपरेशनल मैनेजर है आपका, उसको जो है बताए कि हमें ये रिसोर्सेज से रिलेटेड ये इश्यूज हैं। असिस्ट ऑपरेशनल मैनेजर इन आइडेंटिफाइंग रिसोर्स लिंक्स, और देखिए कि वो मुझे कहाँ कहाँ से वो रिसोर्स अवेलेबल हो सकते हैं। कंसीडर अल्टरनेट रिसोर्स टाइप्स, कि अगर एक चीज़ अवेलेबल नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव उसने क्या चीज़ जो है, या कोई पर्सन उसे चाहिए फॉर एग्जांपल, या उसे कोई हार्डवेयर से रिलेटेड चाहिए, या कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चाहिए, या कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो डेवलप अ प्रोजेक्ट पीपल अवेलेबिलिटी फार्मूला। पीपल अवेलेबिलिटी फार्मूला कि कितने दिन किस बंदे ने कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर कौन से मॉड्यूल के ऊपर काम करना है। देखिए, एक प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्री होती है ना, इंडस्ट्री के अंदर एक वक्त में एक प्रोजेक्ट नहीं हो रहा होता। एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट आपके उनके ऊपर काम हो रहा होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि किस टाइम पे किस ड्यूरेशन में मैंने किन जो है टीम मेंबर से किस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने काम लेना है। इंश्योर देयर आर बजट एलोकेशंस फॉर ऑल रिसोर्सेज। जबकि उसको बजट एलोकेट करना है सारे के सारे रिसोर्सेज के लिए। इंश्योर देयर आर क्राइटेरिया दैट एस्टैब्लिश रिसोर्स नीड्स। आइडेंटिफाई स्किल्स बाय लेबर क्लासिफिकेशन देन बाय नेम। ठीक है, पहले देखिए कि मैंने डिजाइनिंग किन से करानी है, मैंने कोडिंग किस से करानी है, मैंने टेस्टिंग किस से करानी है, मैंने रिव्यूज किस से कराने हैं, मैंने क्वालिटी के लिए जो है
कौन सी टीम है मेरी, ठीक है। फिर उनके नाम मेंशन करें, अच्छा इसमें मेरे पास 6 बंदे हैं, 6 में से 3 बंदे जो हैं वो मैं फ्रंट एंड के लिए रखूँगा, 2 बंदे मैं बैक एंड के लिए रखूँगा, ठीक है। तो इस तरह से उनकी जो है रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। कंसीडर द कस्टमर्स नेम, और फिर ये भी डिसाइड करें कि किस कस्टमर के साथ जो है किस तरीके से हमने क्या बात करनी है, ठीक है। नो रीजंस फॉर रिसोर्स यूजेज, ये भी उसको पता हो कि अगर मुझे कोई रिसोर्स चाहिए तो मैंने उसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है। रिजॉल्व कैपिटल स्पेंडिंग, फजूल खर्ची ना कर दे, ठीक है। उसके बाद resolve resource availability issues, emphasize skills over head count, validate resource requirements, work with operational managers to balance resources, work with the strategic manager to identify available resource, write the resource plan, ठीक है। it means कि complete उसके पास हाँ ना होनी चाहिए उसको रिसोर्स से रिलेटेड, तभी वो रिसोर्स की प्लानिंग कर सकता है। टाइम को एस्टिमेट करना पड़ेगा। ensure there are appropriate criteria for doing estimation, collect all the estimates prior to the totaling, पहले वो छोटी छोटी चीज़ों को जो है उनके छोटे छोटे एक्टिविटीज का टाइम डिसाइड करे, देन फिर उनका सम अप करके वो कंप्लीट जो है अपने प्रोजेक्ट का टाइम एस्टिमेट कर सकता है। यूज टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम वेंडर्स, अगर उसको हेल्प रिक्वायर्ड है तो वो टेक्निकल वेंडर से हेल्प भी ले सकता है। इस्टेब्लिशिंग अ साइंटिफिक अप्रोच टू टाइम एस्टिमेटिंग, में भी कोई मैथमेटिकल फार्मूलाज को भी वो यूटिलाइज कर सकता है, किसी एक्सेल शीट का भी सहारा ले सकता है। रिजॉल्व एस्टिमेट्स बिगिनिंग विद द स्मॉलेस्ट, ठीक है। बड़ी एक्टिविटी से शुरू करे, छोटी एक्टिविटी की तरफ जाए। सेट डेली प्रायोरिटीज, यानी पहले एक एक्टिविटी बड़ी एक्टिविटी को पकड़े, फिर उसको डीकम्पोज करे, फिर उसको डीकम्पोज करे, इस तरह एक्टिविटी टू एक्टिविटी जो है वो ड्यूरेशन को एस्टिमेट कर सकता है। सेट डेली प्रायोरिटीज टू रिजॉल्व टाइम एस्टिमेट इश्यूज, ठीक है। डेली उसका माइंड में होना चाहिए कि आज मैंने ये इशू रिजॉल्व करना है। एनालाइज टाइम एस्टिमेट्स फॉर इम्पैक्ट्स, डिटरमिन पोटेंशियल रिस्क बिकॉज ऑफ एस्टिमेट्स, ठीक है। उसके अंदर पोटेंशियल होना चाहिए इतना कि मेरे पास अगर टाइम एस्टिमेशन से रिलेटेड कोई इश्यूज आएंगे तो मैंने उनको किस तरीके से टैकल करना है। ये भी उसके माइंड में हो कि डिटरमिन द इम्पैक्ट ऑफ एस्टिमेट ऑन अ कॉस्ट एस्टिमेट, डिटरमिन इम्पैक्ट ऑफ एस्टिमेट ऑन रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी इस कैलकुलेशन का। ये भी अपने माइंड में रखिए कि मेरा बजट साइकिल क्या है, ठीक है, किस टाइम मुझे क्या चीज़ अवेलेबल होगी। डिटरमिन इम्पैक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट, कि जो खरीद जो उसने खरीदो फरोख्त करनी है अपने रिसोर्सेज की आइटम्स की, उनका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टाइम एस्टिमेशन के ऊपर। यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू डू सिनेरियोज, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज करे, डिफरेंट अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टूल्स को भी यूज कर सकता है, ठीक है, इस तरह के सिनेरियोज को बिल्ड करने के लिए। फिनिश द टाइम एस्टिमेटिंग प्रोसेस बिफोर स्केजलिंग, देखिए आप से मैंने एक दफ़ा स्केजलिंग के टॉपिक में मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसमें जो है प्रोजेक्ट की स्केलिंग थी, एक्टिविटी स्टार्ट डेट थी, ड्यूरेशन स्टार्ट ड्यूरेशन थी, और फिनिश ड्यूरेशन आपकी फिनिश टाइम था, उसमें स्टार्ट टाइम था, फिनिश टाइम था उसमें, उसके आगे बार्स में उनकी ड्यूरेशन शो हो रही थी। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हुए भी आप जो है इस टाइम को एस्टिमेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट इश्यूज को भी हैंडल करना है प्रोजेक्ट मैनेजर ने। इंक्लूड टाइम एस्टिमेशन फॉर क्वालिटी कंट्रोल, अगर तो वो क्वालिटी अच्छी चाहता है तो उसको टाइम को सही तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। देन उसको भाई स्केड्यूल्स जो हैं वो डेवलप करने पड़ेंगे, इसलिए कि अलाइन द स्केड्यूल टू द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन, ताकि वो उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम कर सके। एनालाइज कर सके स्केड्यूल के मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं, कम्युनिकेट कर सके वेंडर को कि मैं आपको ये काम कब कंप्लीट करके दूंगा। उसके बाद क्रिएट करेगा वो प्रोजेक्ट के गोल के अगेंस्ट अपने स्केड्यूल्स को, ठीक है। फिर वो डिफाइन करेगा डिफरेंट एस्टिमेशन एवरेज कैपेबिलिटीज, ठीक है, और डिफाइन करेगा स्टार्ट उसका टाइम, उसकी एंड टाइम को, और ये डिसाइड करेगा कि हाउ द स्केड्यूल इज इम्पेक्टेड वेरिंग कॉस्ट पोटेंशियल्स, कि क्या मेरे अगर मैं इस टाइम को मैं एक्सीड कर रहा हूँ तो क्या इसका इफेक्ट मेरी कॉस्ट के ऊपर भी तो ऑब्वियसली पड़ेगा ही ना, ठीक है। तो इन चीज़ों को जो है उसने स्केजुलिंग के अंदर जो है डेवलप करना है। डिटरमिन करे कि हाउ द एक्विजिशन ऑफ आउटसाइड सोर्स अफेक्ट्स द स्केजुअल, कि मेरे जो आउटसाइड मेरे एक्विजिशंस हैं वो किस तरह मेरे अफेक्ट कर सकते हैं मेरे स्केजुअल को।
एडमिनिस्ट्रेटिव बेंचमार्क को भी सामने रखे, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, ठीक है, बजट साइकिल को भी अपने देखे और पोटेंशियल रिस्क उसके अंदर जो आ सकते हैं वो उनको भी अपने माइंड में रखे और अपने प्रोक्योरमेंट ग्रुप के साथ अपनी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को डिस्कस करे। उसके बाद जो रिसोर्स और टाइम लेवलिंग है उसको परफॉर्म करे, ठीक है, और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो assumptions और constraints उसके माइंड में आ रहे हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड उनको डॉक्यूमेंट करे यानी राइट अप करे। और जितने भी इश्यूज हैं उनको अपनी मीटिंग्स के अंदर अपने स्टाफ के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने हायर अथॉरिटीज के साथ डिस्कस करें, ठीक है। और जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको मेक श्योर करें, स्केजलिंग करें, रियलिस्टिक ट्रेनिंग्स अगर रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें कि उनको मैंने किस तरह से स्केजूल करना है, क्वालिटी को मैंने कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। इसके लिए मैं स्केजलिंग किस तरीके से करूं, लुक फॉर अ फॉरगटन एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज वो भूल गई हैं उनको वो आने वाली मीटिंग्स का हिस्सा बनाएं, ठीक है। डेली अपनी प्रायोरिटीज सेट करें, स्मूथ द schedule through a balancing of activities, time and resources, validate the schedule by getting everyone's concurrence, ठीक है। तो अपनी एस्टिमेशन जो है उसको डेवलप अच्छे तरीके से वो करे। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर इंश्योर देयर आर वैलिड एस्टिमेशन क्राइटेरिया, क्या जो मैं एस्टिमेशन क्राइटेरिया फॉलो कर रहा हूँ क्या वो भी करेक्ट है या नहीं। एनालाइज कॉस्ट एस्टिमेशन, अपने कॉस्ट एस्टिमेशन को एनालाइज करें डिफरेंट स्किल्स के साथ, इक्विपमेंट के साथ, डिफरेंट मटेरियल्स के साथ, कलेक्ट करें सारी की सारी एस्टिमेशंस बिफोर टोटलिंग, डिटरमिन इम्पैक्ट्स ऑन टाइम एस्टिमेशन, डिटरमिन इम्पैक्ट आउटसाइड रिसोर्सेज, ठीक है। तो आपके अपने जो बजट के साथ साथ रिलेटेड जितनी भी आपकी कॉस्ट की एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है आपने इसमें अपने माइंड के अंदर रखना है। हैव अ साइंटिफिक कॉस्ट, अगर तो कोई साइंटिफिक कॉस्ट है तो उसको किस तरह से उसने एस्टिमेट करना है। कोई फैक्टर्स अगर वो कोई यूज़ कर रहा है प्रोक्योरमेंट में उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको उसने देखना है। उसके बाद फिनिश कॉस्ट एस्टिमेशन बिफोर डूइंग बजटिंग, कि बजटिंग अभी स्टार्ट नहीं की लेकिन उससे पहले आपने कहाँ पे क्या आपने एंड पॉइंट रखा कि आपने अपनी कॉस्ट को एस्टिमेट किया, कितनी कॉस्ट आपने एस्टिमेट की क्वालिटी के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को वो कॉस्ट के अंदर देखे। उसके बाद आपका जो है डेवलपिंग अ बजट, बजट डेवलप करें और जितने भी इवेंट्स हैं या अफेक्ट्स हैं बजट के हवाले से मंथली रिपोर्ट्स में उनको डिस्कस करें। बी अवेयर इम्पैक्ट ऑफ वेंडर इनवाइसिंग साइकिल्स, हो सकता है कि कल को उनके वेंडर्स प्राइसेस इंक्रीज कर दें तो उनकी इनवाइसिस का क्या जो है इम्पैक्ट पड़ेगा इसके बजट के ऊपर, उसको मद्देनजर रखें। इंश्योर इंश्योर करें कॉस्ट एस्टिमेट्स आर एंटर्ड इनटू द बजट करेक्टली, कि वो मैंने दर्ज भी किए हैं अपने पास, नोट डाउन भी किए इन्फॉर्मेशन या नहीं की। अपने ऑपरेशनल मैनेजर के साथ मंथली बजट और रिपोर्ट्स को डिस्कस करें, उनका स्टेटस चेक करें, रिलायबल कॉस्ट को एस्टिमेट करें, ठीक है। और जो है हर वक्त अपने रिसोर्सेज को रिलायबल करने के लिए एस्टिमेशन ज़रूरी है। इंश्योर करें रिलायबल टाइम एस्टिमेशन को भी। उसके बाद जो है बात करते हैं कंट्रोलिंग क्वालिटी की, प्लेस क्वालिटी प्लानिंग एट द टॉप ऑफ द प्रोजेक्ट एजेंडा, ठीक है, ये ना हो कि उसको भूल ही जाए। इंश्योर देयर इज अ सिग्निफिकेंट टाइम एलोकेटेड फॉर क्वालिटी एक्टिविटीज, उसको चाहिए कि अपने टाइम में से एक ऐसा टाइम निकाल के जो क्वालिटी के लिए सिर्फ जो है वो उसमें से सेपरेट करे। करेंटली देयर इज टाइम एस्टिमेशन फॉर पीर रिव्यूज, और जब उसने जो डॉक्यूमेंट रिपोर्ट्स बननी है उनके जब रिव्यूज करने हैं उनके लिए भी उसको टाइम जो है वो एस्टिमेट करना पड़ेगा कि मैंने उसके लिए टाइम निकाला है या नहीं। हैव अ कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल मैकेनिज्म, कि उसके पास कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल मैकेनिज्म भी है या नहीं है। ये ना हो कि कंपोनेंट बनते जा रहे हैं उनको कोई कॉन्फ़िगर करने वाला ही नहीं है, इंटीग्रेट करने वाला ही नहीं है। कंट्रोलिंग क्वालिटी, क्रिएट एन एप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग सिस्टम ऑन क्वालिटी इश्यूज, ठीक है, इसके बारे में उसको जो है अपने इन इश्यूज को रिपोर्ट करे। उसके बाद assure that quality issues stay at the deliverable level rather being considered personal, ठीक है। और उनको इस तरह से डील करे क्वालिटी लेवल्स को कि जो है उसने उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने से पहले पहले ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर इम्बेड करनी है। हैव अ सेपरेट लाइन इन द बजट फॉर क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल एंड एश्योरेंस के लिए अपने बजट के अंदर एक सेपरेट पोर्शन रखे। हैव अ लोकेशन वेयर ऑल स्टैंडर्ड्स एंड अदर क्वालिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन इज अवेलेबल टू एवरीवन, ये मेक श्योर करे ये ना हो किसी को पता ही ना हो टीम मेंबर को कि हम क्या करना चाह रहे हैं या क्या करना है हमने, किस तरह से करना है। तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट वो बना रहा है वो सारे अपनी टीम के साथ शेयर करे। मैनेजिंग रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, डिस्कस रिस्क पोटेंशियल्स
एट ऑल मीटिंग्स, सारी मीटिंग्स के अंदर वो डिस्कस करे, उन लोगों को आइडेंटिफाई करे, ठीक है, तो जो आपके रिस्क में रिस्क को मिटिगेट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई करें उन लोगों को जो है वो सही तरीके से जो है एवेल्युएशंस कर लेते हैं, वैल्यूएशंस कर लेते हैं और इश्यूज को हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। इंश्योर करें कि जो रिस्क मैनेजमेंट मेरी टीम है वो जो है वो प्रॉपर अपना टाइम पे वो सारे के सारे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इंश्योर करें कि बजट लाइन के अंदर कोई मैंने रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा काम रखा है या नहीं रखा। इंश्योर करें कि देर आर स्किल्ड पर्सन्स टू हैंडल रिस्क वैल्यूएशन, ये ना हो कि अनट्रेन्ड पर्सन्स को इस काम पे लगा दे, ठीक है। तो इस चीज़ की जो है श्योरिटी करना कि मैं सही तरीके से रिस्क को मैनेज कर पाऊँ और इस तरह से इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। प्रोजेक्ट मॉडलिंग भी करनी पड़ती है जी प्रोजेक्ट मैनेजर को। आंसर द बेसिक मॉडलिंग क्वेश्चन विद आईज। इंश्योर दैट appropriate historical data are available. Be prepared to hire a consultant. क्या अगर ज़रूरत है कंसल्टेंट की या खुद से ही काम हो जाएगा। इंश्योर एनी फाइनेंशियल मॉडल इज कंसिस्टेंट विद एनी कॉरपोरेट वन। तो अगर कोई फाइनेंशियल मॉडल को भी फॉलो करना चाह रहे हो जो आप समझते हो कि वो आपके लिए फिजिबल है, तो उसको भी आप अडॉप्ट कर सकते हो। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, डिटरमिन बजटरी सोर्स फॉर एनी नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। देखो कि मेरे नेटवर्क के सॉल्यूशंस के लिए मेरे पास क्या है, मैंने क्या बजटरी सोर्स रखा है। हैव मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस टूल स्ट्रेटजीज, क्या उसके पास कोई इस तरह से रिलेटेड कोई स्ट्रेटजीज उसके माइंड में है, कोई प्लानिंग है। हैव अ टूल्स एक्सपर्ट अ टू ऑन स्टाफ, ठीक है, कि हैव अ टूल एक्सपर्ट ऑन और टू ऑन स्टाफ के उसके पास कोई इस तरह की कोई टेक्निकल कोई इंफॉर्मेशन या कोई इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर कोई अवेलेबल है जो उससे कोई असिस्टेंट की हेल्प ले सके, जैसे जो है वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं या कोई अपनी गो टू मीटिंग्स की एप्लीकेशंस होती हैं। इस तरह की एप्लीकेशंस से भी उसको वाकिफ़ होना चाहिए। उसके बाद गैंट चार्ट उसने बनाने हैं ताकि वो स्केजलिंग कर सके। आप कंट्रैक्टर्स यूज अ स्टैंडर्डाइज गैंट चार्ट, use as a part of executive summaries, use a initial project planning, refine project planning, activity requirement। तो ये जो सारी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट एक्टिविटी आपकी और आपकी जो प्रोजेक्ट की प्लानिंग और आपका जो है प्रोजेक्ट एग्जेक्टिव समरी आपकी, ये सारी की सारी आप गैंट चार्ट के अंदर जो है गैंट चार्ट बना के उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। पर्ट बना सकते हैं, सीपीएम की टेक्निक्स को यूज़ करना है। लिस्ट एक्टिविटीज डू नॉट कंसीडर रिसोर्स, रिवाइज एक्टिविटी लिस्ट बाय प्रायोरिटी एंड इंटरडिपेंडेंसी, रिव्यू एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम विद अप्रोप्रिएट, डिफरेंट तरह की डायग्राम्स बना के अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उनको वैल्यूएट करने की कोशिश करें, एस्टिमेट करने की कोशिश करें। अपनी डायग्राम्स को जो है वो कन्वर्ट करें पर्ट चार्ट के अंदर, ठीक है। क्रिटिकल पाथ फाइंड करें, प्लान्स बनाने के लिए जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करें। मेक द पर्ट चार्ट एज लिविंग डॉक्यूमेंट, के पर्ट चार्ट उसकी कितनी हेल्प कर सकता है। रिस्क एनालिसिस करना है उसने, रिस्क कंट्रोल करना है, रिस्क रेदर देन रिस्क कंट्रोलिंग यू। इससे बेहतर कि बाद में आपको वो तंग करे, इससे बेहतर नहीं है कि आप उससे पहले ही निपट लें रिस्क से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर सॉल्विंग रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक हमने कंप्लीट करना है नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। तो उसके अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो इसको क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करेंगे। एस्टैब्लिश मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स, बेंचमार्क्स एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल रिस्क बाय यूजिंग अ रिस्क एनालिसिस टूल, ठीक है। रिस्क एनालिसिस टूल कौन कौन से हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हैंडल रिस्क इन अ पॉजिटिव मैनर, ठीक है, ये ना हो कि वो आपको बाद में नुकसान दे। कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट जो है उसको भी हैंडल करना है प्रोजेक्ट मैनेजर ने। स्पोक्स पर्सन फॉर द प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट का कोई स्पोक्स पर्सन होना चाहिए जो कस्टमर को डील करे। लिसन टू द मैनेजर्स इशू ऑन कस्टमर्स एंड रिजॉल्व देम, ठीक है। कस्टमर के मसाइल को सुने और जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि उनके मसाइल को भी हल करें। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम